Welcome students. In this video we are going to discuss RN classes full course test 5 for class 7. So let's start the discussion. The very first question is, state whether the following statements are true or false. The first one is, the money borrowed from a lender is called an amount. जो मनी हम बोरो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. और स्टेटमेंट क्या कह रही है? अमाउंट. तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. द नेक्स्ट वन, 7p square q cube r and 7p cube q square r are like terms. Like terms क्या होती हैं? The terms containing same variable, और उन वेरिएबल की पावर्स भी क्या हो? सेम. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है p स्क्वायर और यहाँ पे p रेज़्ड टू पावर 3. तो वेरिएबल की पावर्स तो सेम नहीं है. इट मीन्स ये टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है. तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. द नेक्स्ट वन, -7/14 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखो, क्या ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? रैशनल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव. अब डिनोमिनेटर तो यहाँ पे पॉजिटिव है. दूसरी बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. अब इस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करो. देखो, न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 14. इन दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है? 7 का. तो इनमें तो 1 के अलावा 7 कॉमन है. इट मीन्स द गिवन नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. So this statement is also false. The next one, rotation turns an object about a fixed point which is known as center of rotation. अब देखो, जिस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन. और यही तो स्टेटमेंट कह रही है. तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज fill in the blank. And the first is, in a parallelogram, base is 6 centimeter, height is 4 centimeter, then its area is dash. तो अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है. वो कैसे फाइंड करते हैं? बेस इंटू हाइट. अब बेस है 6, हाइट है 4, तो एरिया कितना हो गया? 6 इंटू 4, दैट इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर. द नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ 21 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 18 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डैश. अब हमें बताना है कि इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसा होगा. अब देखो, इनमें से 21 तो नेगेटिव है और 18 पॉजिटिव है. अब देखो, जब हम इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उस प्रोडक्ट का साइन कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स अफेक्ट नहीं करते. क्यों? भाई कितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट का साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो साइन अफेक्ट किससे होगा? कि हम कितने नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब इसमें कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं? 21, विच इज ऑड नंबर. तो जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट का साइन है वो क्या होगा? नेगेटिव. तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव. नेक्स्ट, डैश ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड. हाँ जी, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन. तो यहां पे क्या आएगा? मीडियन. द नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज. तो अब हमें इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. अब देखो, इस नंबर में डेसिमल है यहाँ पे. स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ पे चाहिए? आफ्टर दिस 4. पहले तो ये लिख लेते हैं. हाँ जी, 4 के बाद आएगा डेसिमल. बाकी के सारे डिजिट एज इट इज. हाँ जी, 5 0 0 1 7 8 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर. अब इसकी पावर कितनी हो? हमने डेसिमल को कितनी प्लेसेस शिफ्ट किया है टू द लेफ्ट?
हाँ जी 1 2 3 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10 की पावर कितनी होगी 4। हाँ जी नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फिगर। और ये फिगर हमें गिवन है, तो अब एक्स की वैल्यू लिखनी है। अब देखो एक्स है ये एंगल, गिवन फिगर को ध्यान से देखो, ये जो एक्स है ये क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का मेजर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज इट्स मेजर इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब देखो ये जो एंगल है ये तो इस एंगल का एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों क्या हुए, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्स किसके इक्वल हुआ 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। हाँ जी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन फिगर वेयर एल इज पैरेलल टू एम। तो ये फिगर हमें गिवन है एंड वी हैव गिवन दैट एल इज पैरेलल टू एम, ये दोनों लाइन पैरेलल है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमें इस एंगल का मेजर फाइंड करना है और हमें गिवन है इस एंगल का मेजर। अब देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, उनमें से एक हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इस एंगल का मेजर गिवन है, हमें इस एंगल का रिलेशन इसके साथ तो नहीं पता, बट हमें इस एंगल का रिलेशन इस एंगल के साथ पता है। भाई ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिंस लाइंस आर पैरेलल सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। मीन अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो ये भी पता चल गया। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का फॉर्म क्या होगा 180 डिग्री। अब उसमें से ये है 110, तो ये कितना हुआ 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। अब ये 70 है तो ये भी कितना हुआ 70 डिग्री। हाँ जी नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखें। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं 26। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है। अब देखो पॉइंट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं 5, इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितनी है ओनली 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगी, भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 26, इनमें से फेवरेबल है 5, तो दिस इज द आंसर। हाँ जी द नेक्स्ट वन इफ ट्राइंगल DEF congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to angle E and DF। अब देखो दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमें दिया हुआ, तो अब हमें इस ट्राइंगल BCA के वो पार्ट्स बताने हैं दैट कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल E एंड साइड DF। अब इसके लिए हम इसी गिवन रिलेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल E के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। अब देखो एंगल E इस ट्राइंगल का एंगल है, एंगल E बनेगा वर्टेक्स E पे। अब गिवन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को ऑब्जर्व करो, E के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है C, तो एंगल E के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा जो वर्टेक्स C पे बनेगा, दैट इज एंगल C। तो अब नेक्स्ट है हमें देखना है साइड DF के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो इसी रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। हाँ जी अब देखो D के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है B, F के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है A, तो साइड DF के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी BA। हाँ जी द नेक्स्ट वन इज राइट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। देखो गिवन एक्सप्रेशन क्या है 82.867 into 100। तो अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट कितना होगा।
अब देखो यहाँ पे है 100, कितने जीरोस हैं 2। जब हम इस डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट। कितनी प्लेसेस, 2 जीरोस हैं तो 2 प्लेसेस टू द राइट। तो डेसिमल कहाँ पे आएगा 1 2 मीन्स आफ्टर 6। सो 8 2 8 6। अब यहाँ पे डेसिमल आया एंड 7। दिस इज द आंसर। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेटमेंट फॉर गिवन इक्वेशन। तो अब हमें इस इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट लिखनी है। अब देखो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2x/3 + 4 इज इक्वल टू 7। हाँ जी, तो क्या ऑब्जर्व किया, 2x/3 में ऐड हुआ 4, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है 7 के। अब 2x/3 बेसिकली है क्या, इट इज 2/3 ऑफ x। तो 2/3 ऑफ x में ऐड किया 4, देन वी गेट 7। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, 4 एडेड टू 2/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 7। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो अब हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस और वर्टिसेस बताने हैं। अब देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगुलर बेसेस होंगी, राइट। और ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं 3, तो इसकी 3 रेक्टेंगुलर साइड फेसेस होंगे। अब 3 साइड फेसेस हैं, एक टॉप है एक बॉटम है, टोटल कितने फेसेस हो गए 5। सो द नंबर ऑफ फेसेस इज 5। अब हमें देखना है कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं। अब देखो वर्टेक्सेस कहां कहां पे होंगे, 2 ट्रायंगुलर बेसेस हैं। अब 3 वर्टेक्स होंगे बेस पे और 3 वर्टेक्स होंगे टॉप पे, तो टोटल कितने वर्टेक्स हो गए 6। सो द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 6। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज 24.8 मीटर ऑफ आयरन रॉड weighs 82.15 kg. What will be the length of 26.5 kg of same rod? तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सेम रॉड की लेंथ बतानी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेट 26.5 kg। तो अब ये कैसे पता करें, देखो अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि जब उस रॉड का जो वेट है वो 1 kg है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ कितनी होगी। अब 1 kg के लिए अगर लेंथ पता चल जाए तो 1 से 26.5 पे तो हम जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 kg वेट के लिए लेंथ कैसे फाइंड करें। अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि जब वेट है 82.15 kg तो इस वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग रॉड की लेंथ कितनी है 24.8 मीटर। सो लेंथ ऑफ द रॉड कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेट 82.15 kg is 24.8 मीटर। तो अब हम देखना चाहते हैं 1 kg वेट के लिए, तो 1 kg वेट के लिए लेंथ क्या होगी, इससे तो कम होगी तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा 24.8 डिवाइडेड बाय 82.15। अब 1 kg के लिए मिल गई लेंथ, तो अब हमें किसके लिए चाहिए 26.5 kg के लिए, तो नाउ 26.5 kg वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या होगी। हाँ जी, अब 1 kg के लिए ये लेंथ है तो 26.5 kg के लिए इससे तो ज्यादा होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो सेम क्वांटिटी लिखी 82.15 इंटू, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 26.5 से। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 8 मीटर and that is answer. Now the next one is 5 and 1/6 divided by 9/2 is equal to, and these options are given. तो अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो द गिवन एक्सप्रेशन इज 5 and 1/6 divided by 9/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर विल रिमेन 6 into 5 30 plus 1 31 डिवाइडेड बाय 9/2।
अब इन दोनों को डिवाइड करना है। अब ये फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगी, डिवीजन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड दैट इज 2/9। अब कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6। अब फर्दर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 into 1 31, 3 into 9 27 एंड दैट इज द आंसर। तो गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट वन इज x is equal to 2 is the solution of the equation and these options are given। तो अब हमें देखना है कि x is equal to 2 इनमें से कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा भाई, जिसमें जब हम x की जगह पे 2 पुट कर दें तो जो इक्वालिटी है वो होल्ड कर जाए, राइट। तो अब 1 by 1 गिवन ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज x minus 5 is equal to 6। अब अगर हम इसमें x की जगह पे 2 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 minus 5। अब 2 minus 5 कितना हुआ, -3 एंड -3 इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं, 2x plus 5 is equal to 9। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है 2x plus 5, x की जगह पे जब 2 पुट किया तो 2 into 2 कितना हो गया, 4 plus 5 that is 9 which is equal to right hand side। So it means x equal to 2 is solution of this equation। So this is the correct option। Now the next one is the value of given expression when x is equal to 1 is and these options are given। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखनी है when x is equal to 1। अब ये कैसे पता चलेगी भाई, ऐसा करते हैं गिवन एक्सप्रेशन में x की ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। नाउ द गिवन एक्सप्रेशन इज 3x square minus 5x plus 3। अब x है इक्वल टू 1 तो x की जगह पुट करेंगे 1, तो 3 into x की जगह पे 1, x की पावर है 2 तो यहाँ पे पावर 2 माइनस 5 into x की जगह पे 1 plus 3। अब देखो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1 एंड 1 into 3 3। नाउ माइनस 5 into 1 5 plus 3। तो अब हमें इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले सेम साइन वालों को ऐड कर लेते हैं, दीज आर पॉजिटिव तो 3 में 3 ऐड किया 6 minus 5 and we get 1। So the correct option is A। हाँ जी, the next one is multiplicative inverse of 9/16 into -20/3 is and these options are given। तो अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन इज 9/16 इंटू -20/3। अब इनमें जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 3 9। अब इन दोनों में 4 का टेबल कॉमन है, इसको 4 से डिवाइड किया 4, इसको 4 से डिवाइड किया वी गेट 5। अब देखते हैं, हाँ जी, अब 3 into -5 -15 अपॉन 4 into 1 4। अब ये तो हमने गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, हमें क्या बताना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मीन्स अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट द प्रोडक्ट 1 एंड द आंसर इज -4/15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। हाँ जी, द नेक्स्ट वन, द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इज। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है और ये ऑप्शन हमें गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो, इस गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करके हमें देखना है कि कौन सा नंबर बनेगा। अब गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, 3 into 10⁵ प्लस 6 into 10⁴ प्लस 8 into 10⁵2 प्लस 9 into 10⁴1 प्लस 1 into 10⁻0। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁵5 से, 10⁵5 है मीन्स 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट,
3 followed by 5 zeros प्लस, अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 raised to power 4 से। अब 10 raised to power 4 है, मीन्स 10 is multiplied 4 times, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 6 followed by 4 zeros। अब 8 into 10 raised to power 2, 10 raised to power 2 means 100, so 8 into 100, 800, plus 9 into 10 raised to power 1, that is 90, plus 1 into 10 raised to power 0, अब 10 raised to power 0 कितना होगा? 1, तो 1 into 1, 1, तो अब इन सबको ऐड कर लेंगे, and on adding you will get 360891, so which one is the correct option? That is option A. Now the next question is, a ceiling fan with 3 blades is seen from directly under it. Its order of rotational symmetry is, and these options are given. तो अब हमें order of rotational symmetry बताना है, किसका? Of a ceiling fan with 3 blades. मीन्स हमें ये देखना है कि वन कंप्लीट रोटेशन में कितनी बारी हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिलेगी। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम रफली इसका डायग्राम बना लेते हैं। हाँ जी, तो रफली हमने ये डायग्राम बनाया। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अंडर इट, देन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसकी रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मीन्स ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब देखो जब रोटेट होकर इसका ये जो ब्लेड है ये इस तरह से रोटेट होके इसकी पोजीशन पे आ जाए यहाँ पे, तो ये ब्लेड इतने ही एंगल से आगे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ से आ जाएगा, और ये जो ब्लेड है ये फर्दर उतने ही एंगल से आगे शिफ्ट होगा और यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिलेगी। तो अभी तक हमें एक बार एग्जैक्टली सेम फिगर मिली। अब देखो अब इस पोजीशन से ये फर्दर रोटेट हुआ सच दैट ये जो ब्लेड है अब ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। जब ये ब्लेड यहां पे पहुंचेगा तो ये ब्लेड यहां पे पहुंच जाएगा, और जो ये है ये रोटेट होके फर्दर यहां पे पहुंच जाएगा, तब भी हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिलेगी। नाउ अब फर्दर ये और रोटेट हुआ सच दैट ये जो ब्लेड है अब ये रोटेट होके यहां पे पहुंच गया इस पॉइंट पे। जब ये ब्लेड यहां पे पहुंचेगा तो ये जो ब्लेड है ये यहां पहुंच जाएगा और ये आगे शिफ्ट होगा और यहां पहुंच जाएगा। अब देखो ये जो ब्लेड था अब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन हो गई। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वन कंप्लीट रोटेशन में हमें कितनी बारी एग्जैक्टली सेम फिगर मिली? 1, 2, 3 टाइम्स। इट मीन्स इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mohan is standing in the middle of a bridge which is 20 meters above the water level of a river. If a 35-meter deep river is flowing under the bridge, then the vertical distance between the foot of Mohan and bottom level of the river is, and these options are given. अब हमें देखना है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए गिवन कंडीशन को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब देखो गिवन क्या है, मोहन इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ ब्रिज। सपोज इट इज द ब्रिज, नाउ ही इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ब्रिज। सपोज मोहन है यहां पे। अब और क्या गिवन है, विच इज 20 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑफ अ रिवर। अब ये जो ब्रिज है ये 20 मीटर अबव है फ्रॉम वाटर लेवल ऑफ द रिवर। सपोज दिस इज द वाटर लेवल ऑफ द रिवर। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई? क्वेश्चन में गिवन है कि जो ब्रिज है वो 20 मीटर अबव है वाटर लेवल ऑफ द रिवर से, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। अब और क्या गिवन है, इफ
A 35 meter deep river is flowing under the bridge. अब रिवर की डेप्थ गिवन है, सपोज रिवर की डेप्थ है यहां तक, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिवर की डेप्थ कितनी है, दैट इज 35 मीटर। अब और क्या गिवन है, देन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ मोहन एंड बॉटम लेवल ऑफ द रिवर इज। अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, कहां से कहां तक, फुट ऑफ द मोहन मीन्स यहां से कहां तक, बॉटम लेवल ऑफ द रिवर मीन्स यहां तक। तो हमें बताना है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस टोटल कितना है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर प्लस 35 मीटर, दैट इज 55 मीटर। So the correct option is A. हाँ जी, the next question is, if the lengths of two sides of a triangle are 6 centimeter and 10 centimeter, then the length of third side can be, and these options are given. तो अब हमें ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ बतानी है कि क्या हो सकती है। अब देखो हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड की लेंथ हमें देखनी है कि क्या हो सकती है। अब ट्राइंगल की साइड की लेंथ के रिलेटेड हम क्या जानते हैं, दैट सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इट मीन्स इन दोनों का सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। अब इन दोनों का सम है कितना, 6 प्लस 10 दैट इज 16 सेंटीमीटर, तो इट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड और क्या जानते हैं, दैट डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 माइनस 6 दैट इज 4 सेंटीमीटर, इट इज लेस देन द थर्ड साइड। तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो थर्ड साइड की जो लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, मीन्स 4 सेंटीमीटर से तो मोर है, बट थर्ड साइड की लेंथ लेस है 16 सेंटीमीटर से। तो जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी, राइट। अब गिवन ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, द ऑप्शन ए इज 3 सेंटीमीटर। अब 3 तो 4 से भी लेस है, बट यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि थर्ड साइड की जो लेंथ है वो 4 से ग्रेटर है, तो ये तो नहीं हो सकती। ऑप्शन बी इज 4 सेंटीमीटर, क्या ये हो सकती है, थर्ड साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, 4 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है। देन ऑप्शन सी इज 2 सेंटीमीटर विच इज अगेन लेस देन 4 सेंटीमीटर, ये भी नहीं हो सकती। ऑप्शन डी इज 6 सेंटीमीटर। अब देखो 6 सेंटीमीटर जो है इट लाइज बिटवीन 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, तो ये हो सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट वन इज अ केस स्टडी। तो हमें गिवन कंडीशन को अच्छे से समझकर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। So let's see what is given. During the lockdown period, Richa practiced yoga daily on the terrace of her home when others were sleeping, that is at 6:30 a.m. One day, her daughter got a project of making video and taking photographs with family members under Fit India program. So she joined her mother. In one of the yoga postures, she took a picture of her mother and labeled it as shown in the figure. And this figure is given to us. Now the question is, what is the pair of angles ADC and angle ADE called? And these options are given. तो देखते हैं कैसा पेयर है। हाँ जी, कौन कौन से एंगल की बात हुई है, एंगल ADC, ADC मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, एंड एंगल ADE, ADE इस एंगल की बात हो रही है। तो अब ये देखना है कि ये दोनों एंगल्स कैसा पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन और ये पेयर एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये कैसा पेयर हुआ, लीनियर पेयर।
So the correct option is B. हाँ जी, the next one is what is the value of x and these options are given. तो अब हमें x की वैल्यू बतानी है. अब देखो x कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल का मेजर है 2x माइनस 15 डिग्री और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब इसको कैसे फाइंड करें. अब गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो. इस एंगल के साथ हमें इस एंगल का मेजर भी दिया हुआ है दैट इज 75 डिग्री. अब देखो ये दोनों एंगल्स हैं कैसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं. तो ये कैसा पेयर हुआ, लीनियर पेयर. तो इन दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री. इट मीन्स दिस एंगल 2x माइनस 15 डिग्री प्लस दिस एंगल 75 डिग्री, इन दोनों का सम है 180 डिग्री. अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री. So the correct option is D. हाँ जी, the next one is using angle sum property value of y is and these options are given. तो अब हमें y की वैल्यू बतानी है. अब देखो y जो है वो इस एंगल का मेजर है, राइट. अब ये एंगल कौन सी फिगर का पार्ट है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है दैट इज ACD और ये वर्टेक्स ए पे फॉर्म हो रहा एंगल है, राइट. और हमें इसका मेजर फाइंड करना है. अब इस ट्राइंगल में हमें इस एंगल का मेजर दिया हुआ है जो इस वर्टेक्स सी पे फॉर्म हो रहा है दैट इज 75 डिग्री और वर्टेक्स डी पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका मेजर भी गिवन है दैट इज 50 डिग्री. अब एक ट्राइंगल में दो एंगल्स का मेजर गिवन है और तीसरा हमें फाइंड करना है. वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल दैट इज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो इसकी हेल्प से अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो इन ट्राइंगल ACD y प्लस 75 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 55 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज B. हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन. What's the value of angle ADE and these options are given. तो अब हमें एंगल ADE का मेजर बताना है. देखो ADE मीन्स इस एंगल की बात हो रही है. अब इसका मेजर कैसे फाइंड करें, गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो. वर्टेक्स डी पर ये जो एंगल बन रहा है इसका मेजर हमें गिवन है दैट इज 60 डिग्री. तो इसी की हेल्प लेंगे इसको फाइंड करने के लिए. अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पेयर ऑफ एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं. तो ये कैसा पेयर हुआ, लीनियर पेयर. तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. अब उसमें से ये है 50 डिग्री तो ये कितना हुआ 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, दैट इज सी. हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज केस स्टडी. तो अब हमें गिवन कंडीशन को ध्यान से समझकर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे. So let's see what is given. John Diggle, a retailer, bought PS5 and a Sony OLED. अब इसने क्या क्या बाय किया है, PS5 and OLED. और क्या गिवन है, he sold the PS5 at a gain of 20%. इसको सेल किया है गेन पे. कितना गेन, गेन ऑफ 20%. and the OLED for 54,000 rupees at a loss of 10%. अब OLED को उसने सेल किया है 54,000 रुपीज पे. ये 54,000 रुपीज क्या है, इसका सेलिंग प्राइस दैट इज 54,000 और इसे सेल करने के उसे हुआ है लॉस कितना 10%. If the cost price of PS5 is 40,000 rupees, then अब इसका कॉस्ट प्राइस भी गिवन है कितना है 40,000 रुपीज. तो अब हमें फाइंड क्या करना है, द क्वेश्चन इज सेलिंग प्राइस ऑफ PS5 इज एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन. तो अब हमें इसका सेलिंग प्राइस बताना है. अब देखो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है
और ये भी गिवन है कि इसको सेल करने पे गेन हो रहा है कितना, 20%। अब फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। अब देखो क्योंकि गेन हो रहा है सेल करने पे, तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो सेलिंग प्राइस है वो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस से क्या है, ग्रेटर। तो अब देखना है कि इससे कितना मोर है। अब सेलिंग प्राइस इससे कितना मोर होगा, जितना उसको गेन हुआ। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने रुपीज का गेन हुआ। सो गेन इन रुपीज कैसे फाइंड करें, वी हैव गिवन कि उसको 20% गेन हुआ। 20% किसका, गेन या लॉस हमेशा कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस से। इट मीन्स 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज 40,000। अब इसका आप 20% कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 8,000 रुपीज। इट मीन्स उसको 8,000 रुपीज का गेन हो रहा है। तो बताओ फिर सेलिंग प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस था 40,000, 40,000 से 8,000 का गेन है, मतलब इसको 8,000 मोर पे सेल किया, सो प्लस 8,000 दैट इज 48,000। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ओएलईडी इज एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन। तो अब हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि इससे रिलेटेड हमें क्या गिवन है, भाई इसका सेलिंग प्राइस गिवन है और ये भी गिवन है कि इस प्राइस पर सेल करने से उसे लॉस हो रहा है 10%। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट्स कॉस्ट प्राइस बी x रुपीज। तो अब हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग द गिवन, और गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन होगा। अब क्योंकि इस प्राइस पर सेल करने से लॉस हो रहा है, इट मीन्स ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम। कितना कम है, जितना उसको लॉस हो गया। दिस इज द सेलिंग प्राइस, राइट। और वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, 54,000, कॉस्ट प्राइस कितना है x, माइनस लॉस कितना हुआ उसको 10%। अब ये तो लॉस परसेंट गिवन है, अब यहाँ पे इसमें क्या चाहिए कि कितने रुपीज का लॉस हुआ। तो कितने रुपीज का लॉस हुआ, 10% किसका, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस मीन्स 10% ऑफ x। तो यहाँ पे आएगा 10% ऑफ x। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, वट यू विल गेट 54,000, दिस इज इक्वल टू 9x बाई 10। अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगी x की वैल्यू दैट इज 60,000। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ OLED इज 60,000 रुपीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट ऑन द टू प्रोडक्ट्स इज एंड दीज ऑप्शंस आर गिवन। अब हमें बताना है ओवरऑल गेन और लॉस। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों प्रोडक्ट्स का टोटल कॉस्ट प्राइस पता हो, फिर दोनों प्रोडक्ट्स का टोटल सेलिंग प्राइस पता हो, तो उन दोनों के कंपैरिजन से हमें ये पता चलेगा। तो अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना। अब देखो इसका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था दैट इज 40,000 रुपीज, प्लस अब इसका कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज 60,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। अब देखते हैं इन दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है। हाँ जी, PS5 का सेलिंग प्राइस है 48,000 प्लस OLED का सेलिंग प्राइस है 54,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1,02,000 रुपीज। अब इन दोनों को कंपेयर करो, बताओ विच वन इज ग्रेटर। क्लियरली दिख रहा है दैट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, तो इट मीन्स ओवरऑल उसको क्या हुआ है, गेन। तो अब यहां से देखो कि कितने रुपीज का गेन हुआ। हाँ जी,
सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 2000 रुपीज मोर है, तो इट मीन्स 4000 रुपीज का गेन हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, अभी तो परसेंटेज फाइंड करनी है इसकी। हाँ जी, तो गेन है 2000 रुपीज का, ये गेन कहां से हुआ, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस से, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 1 लाख, तो यहाँ पे आएगा 1 लाख, परसेंटेज है तो इंटू 100, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 2%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन, in order to gain 5% on OLED, John should have sold it for, and these options are given. तो अब क्वेश्चन क्या है, अब हमें देखना है कि अगर इसको सेल करने पे हमें 5% का गेन चाहिए तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था। अब देखो, OLED का कॉस्ट प्राइस तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 60,000 रुपीज। अब इसको सेल करने पे गेन चाहिए 5%, तो अब हमें देखना है कि देन सेलिंग प्राइस कितना हो। अब देखो यहां पर गेन गिवन है परसेंटेज में, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने रुपीज का गेन चाहिए। सो गेन इन रुपीज कितना होगा, अब गेन किससे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस से, इट मीन गेन कितना है 5% ऑफ 60,000, इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 3000 रुपीज, तो 3000 रुपीज का गेन चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए भाई, कॉस्ट प्राइस है 3000 है, दैट इज 60,000 प्लस 3000, सो 63,000 रुपीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड -51 into 723 plus -49 into 723 using suitable property। तो अब सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी, द गिवन एक्सप्रेशन इज -51 into 723 प्लस -49 into 723। अब देखो यहां पे है -51 into 723, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 723 into -51, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव, प्लस अब यहाँ पे है -49 into 723, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 723 into -49, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस स्टेप में हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब इसको यूज करने का बेनिफिट क्या हुआ, अब देखो अब ये कैसी फॉर्म बन गई, यहाँ पे है 723 into -51 और यहाँ पे प्लस 723 into -49, 723 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कैसी फॉर्म है, A into B प्लस A into C। देखो A की जगह पे क्या है 723, B की जगह पे -51, फिर A की जगह पे 723 और C की जगह पे -49। और जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस इज इक्वल टू A into B प्लस C, राइट। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो सबसे पहले लिखेंगे A, और A की जगह पे क्या है 723 इंटू, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, हाँ जी, अब यहाँ पे है B और B की जगह पे क्या है -51, तो यहाँ पे आया -51 प्लस अब यहाँ पे है C, तो C की जगह पे क्या आएगा -49। तो इस स्टेप में हमने किस चीज का यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, 723 इंटू,
अब देखो यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है, तो इनका सम भी क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर। अब 51 में ऐड किए 49, बट वी गेट 100। तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट -72300। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेशो ऑफ 25 kg टू 200 ग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रेशो है कितनी। हाँ जी, द फर्स्ट पार्ट इज अब 25 किलोग्राम टू 200 ग्राम की रेशो हमें लिखनी है। एंड वी नो रेशो होती है हमेशा लाइक क्वांटिटीज में। तो सबसे पहले तो इनका यूनिट सेम बनाएंगे। ऐसा करते हैं, इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, हाँ जी, वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 25 किलोग्राम किसके इक्वल होंगे, 25,000 ग्राम। ये रेशो हमें फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 25,000 अपॉन 200। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 125। So the required ratio is 125:1. Now the next part. Now we have to find the whole quantity if 20% of is 1080 rupees. अब whole quantity फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी है उसे assume कर लेते हैं x. So let the whole quantity be x. अब given condition क्या है, 12% of whole quantity means 12% of x is means equal to 1080. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 1080। अब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 9000 रुपीज एंड दिस इज आंसर। हाँ जी, द नेक्स्ट वन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। और ये डेटा हमें गिवन है, तो अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। मीन ऑफ गिवन डेटा कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, यहाँ पे चाहिए हमें इन सब का सम, तो इन सब को ऐड कर लो। जो भी सम आएगा उसे हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। काउंट कर लो कितनी ऑब्जर्वेशन है, दीज आर 15 ऑब्जर्वेशन। आप वैल्यूज पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट मीन इज 8.4। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if lines AB and CD intersect as shown below, find the value of x. तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फिगर हमें गिवन है। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल DAE का एक एंगल है, बट इस ट्राइंगल से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो इसका मेजर हम कैसे फाइंड करें, इसके लिए हमें यूज करना है गिवन का। और गिवन क्या है, हमें इन दो एंगल्स का मेजर दिया हुआ है। एक चीज और गिवन है, क्या, दैट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एज शोन। अब देखो ये जो लाइन है AB और ये लाइन CD ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट E पे। तो इन दोनों लाइन के बीच में एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो दिस इज एंगल 1। तो अब देखो ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always equal. Means अगर हमें किसी तरह से इस एंगल का मेजर मिल जाए तो इसका भी पता चल गया एंड क्वेश्चन इज डन। अब इसको हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक एंगल है और इसमें इन दो एंगल्स का मेजर हमें पता है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 35 डिग्री प्लस 115 डिग्री, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एंगल 1 इज 30 डिग्री। अब अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एंगल इक्वल है इसके, इट मीन्स एक्स भी किसके इक्वल हुआ, 30 डिग्री के। सो दिस इज द आंसर।
Now the next one, name the solid. First one, having one square base and 4 triangular side faces. अब देखो ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें वन स्क्वायर बेस हो और साइड फेसेस कहते हैं 4 ट्रायंगुलर साइड फेसेस, वो है ट्रायंगुलर। तो कौन सा सॉलिड है? इट इज अ स्क्वायर पिरामिड। तो फर्स्ट आंसर क्या हुआ? स्क्वायर पिरामिड। नाउ द नेक्स्ट वन, having 2 triangular bases and 3 side faces are rectangular. अब सॉलिड कैसा है? इसमें 2 ट्रायंगुलर बेसेस हैं। अब जो 3 साइड फेसेस हैं वो कैसे हैं? रेक्टेंगुलर। तो ये सॉलिड कौन सा होगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो द सेकंड वन इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट वन, Nikhil's mother gave him 3x y square rupees and his father gave him 5 into x y square plus 2 rupees. Out of this total money, he spent 10 minus 3x y square rupees on his birthday party. How much money is left with him? तो अब हमें देखना है कि कितनी मनी उसके पास बची है। अब ये कैसे फाइंड करें? इसके लिए स्टेप बाय स्टेप इस गिवन कंडीशन को समझते हैं। देखो हमें गिवन क्या है? निखिल्स मदर गेव हिम 3x y square रुपीज। अब मदर ने कितने रुपीज दिए? 3x y square एंड हिज फादर गेव हिम दिस मच मनी। अब फादर ने कितना दिया? 5 into x y square plus 2। अब और क्या गिवन है? आउट ऑफ दिस टोटल मनी। अब इस टोटल मनी की बात हुई है, मीन्स दिस प्लस दिस। अब इसमें से he spent this much money on his birthday party। अब ये मनी उसने स्पेंड करी, ये कितनी है? 10 minus 3x y square। तो अब जो मनी उसने स्पेंड कर दी वो मनी क्या हो जाएगी? कम। किसमें से? टोटल अमाउंट में से। अब टोटल अमाउंट है ये, इसमें से हुई कम, कम है तो माइनस। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। तो अब मनी लेफ्ट हमें फाइंड करनी है, तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, अब देखो इस ब्रैकेट में फर्दर यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये एक्सप्रेशन लिखा एज इट इज 3x y square प्लस, अब इसको ओपन करेंगे। अब ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी। 5 को x y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 5x y स्क्वायर प्लस 5 into 2 10 माइनस 10 minus 3x y square एज इट इज। अब देखो, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे है 3x y स्क्वायर और यहाँ पे 5x y स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बना? 8x y स्क्वायर प्लस 10। ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गई। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं। अब ध्यान रहे इस ब्रैकेट के आगे है माइनस साइन, तो अब देखो 10 के आगे है पॉजिटिव साइन, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 10। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 3x y स्क्वायर। अब यहाँ पे है प्लस 10, यहाँ पे माइनस 10, सेम क्वांटिटी है, ऑपोजिट साइन, ये तो कैंसिल हो गई। अब दिस इज द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई स्क्वायर, लाइक टर्म्स है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। इनको ऐड किया वी गेट 11x y स्क्वायर। हाँ जी, द नेक्स्ट वन, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, मीन्स हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ p which satisfies this equation. So the given equation is 4 plus 5 into p minus 1 equal to 34. अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 लिखा एज इट इज प्लस, अब ये जो 5 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, 5 into p 5p, नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस 5 into 1 5, दिस इज इक्वल टू 34। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं।
अब 4 माइनस 5 कितना होगा? -1। 5c लिखा एज इट इज। अब 4 माइनस 5 कितना आया? -1। दिस इज इक्वल टू 34। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट c इज इक्वल टू 7। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गिवन फिगर AB and CD bisect each other at O. The first one is, state 3 pairs of equal parts in two triangles AOC and BOD. सबसे पहले तो हम इसी पार्ट का आंसर लिखेंगे। अब देखो, अब हमें 3 पेयर्स लिखने हैं इक्वल पार्ट के इन ट्राइंगल AOC। AOC मीन्स ये ट्राइंगल, एंड BOD, BOD मीन्स ये ट्राइंगल। अब 3 पेयर्स ढूंढे कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो गिवन को ऑब्जर्व करेंगे। देखो गिवन क्या है, इन गिवन फिगर AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लाइन सेगमेंट है AB और ये लाइन सेगमेंट CD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। और फिगर मार्क भी किया गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल है इसके, और ये लाइन सेगमेंट इक्वल है इसके, तो इक्वल पार्ट्स भी शो कर दिए। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स के पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स लिखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वन इज, अब देखो क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है AB ये CD को बाइसेक्ट कर रही है एट O, तो इस ट्राइंगल की ये जो साइड है CO ये इक्वल है इस ट्राइंगल की इस साइड के, दैट इज DO के। तो CO is equal to DO. Reason, AB bisects CD। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि CD AB को बाइसेक्ट कर रही है एट O, तो इस ट्राइंगल की ये जो साइड है AO ये इक्वल है इसके, मीन्स इस ट्राइंगल की इस साइड BO की। तो नाउ AO is equal to BO। रीजन, CD bisects AB। अब 2 पेयर से मिल गए, एक पेयर और चाहिए। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये जो लाइन है AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनके बीच में ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। So this is angle 1, this is 2, and we know vertically opposite angles are always equal. So angle 1 is equal to angle 2. The reason is vertically opposite angle. तो ये हमें 3 पेयर्स मिल गए। कैसे पेयर्स मिले हैं? इस ट्राइंगल में हमने इन 2 साइड की बात की है और इस एंगल की। अब ये एंगल है कैसा? इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। और इस ट्राइंगल में हमने इन 2 साइड की बात की थी और इस एंगल की, और ये एंगल कैसा है? इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये 2 कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमें दिए हुए हैं और देखना है कि विच वन इज ट्रू। अब कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें इन दोनों ही ट्राइंगल्स के वर्टिसेस की कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी होगी। हाँ जी, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन से हैं? AOC। तो देखते हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के कौन कौन से वर्टिसेस हैं। सबसे पहले देखेंगे A के कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, मतलब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो ये इसको एग्जैक्टली कवर करेगी। बट रखें कैसे? ये भी ऑब्जर्व किया था कि ये एंगल्स इक्वल है, मतलब अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें वर्टेक्स O के ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा? इस ट्राइंगल का वर्टेक्स O ही आएगा। तो O के कॉरेस्पॉन्डिंग तो O है, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? B। अब तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा? C, और इस ट्राइंगल का कौन सा बचा? D। तो इट मीन्स AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू BOD। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई? दिस वन। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन गेव 1/3 of his salary to his son, 1/5 of his salary to his daughter, and remaining to his wife. If his wife gets
35,000 रुपीज, व्हाट वाज हिज टोटल सैलरी। तो अब हमें टोटल सैलरी फाइंड करनी है उसकी। तो इसके लिए सबसे पहले तो गिवन कंडीशन को समझते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ही गेव 1/3 ऑफ हिज सैलरी टू हिज सन, मीन्स उसने अपनी सैलरी का 1/3 पार्ट किसको दिया, सन को। और क्या गिवन है, 1/5 ऑफ हिज सैलरी टू हिज डॉटर, और अपनी सैलरी का 1/5 पार्ट किसको दे दिया, डॉटर को। एंड रिमेनिंग टू हिज वाइफ, अब जो बचा वो दिया वाइफ को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिमेनिंग पार्ट है कितना। अब ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम ये देखते हैं कि सन और डॉटर में उसने सैलरी के टोटल कितने पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अब टोटल पार्ट देखने हैं तो क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दो। हाँ जी, इन दोनों को ऐड करना है। उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, दैट इज 15। अब यहाँ पर 15 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से, तो यहाँ पे आया 5 प्लस। अब यहाँ पे 15 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से, तो वी गेट 8/15। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर उसने अपनी सैलरी के 15 इक्वल पार्ट किए तो इन 15 पार्ट्स में से 8 पार्ट को उसने सन और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब रिमेनिंग कितने बचे, हाँ जी, तो उसकी रिमेनिंग सैलरी कितनी हुई, देखो 15 पार्ट से 15 में से 8 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिमेनिंग कितने हुए, 7। तो 7/15 पार्ट बचा है उसकी सैलरी का। अब हमें तो लिखनी है रिमेनिंग सैलरी, तो रिमेनिंग सैलरी कितनी होगी, 7/15 ऑफ हिज टोटल सैलरी। अब और क्या गिवन है, इफ हिज वाइफ गेट्स 35,000 रुपीज, व्हाट वाज हिज टोटल सैलरी। अब देखो, अब वाइफ को कितना मिला, 35,000 रुपीज। तो वाइफ का शेयर कितना है, 35,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में एक चीज और भी मेंशन हुई है, क्या मेंशन हुई थी, दैट ही गेव रिमेनिंग टू हिज वाइफ, जो रिमेनिंग था वही तो वाइफ को दिया, और रिमेनिंग है कितना, 7/15 ऑफ टोटल सैलरी। इट मीन्स ये क्वांटिटी भी क्या है, वाइफ शेयर, और ये क्वांटिटी भी है वाइफ शेयर, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हुई, इक्वल। इट मीन्स 7/15 ऑफ हिज टोटल सैलरी किसके इक्वल है, 35,000 रुपीज के। अब ये तो हमें फाइंड करना है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगी टोटल सैलरी, एंड ऑन सॉल्विंग यू विल गेट इट इज 75,000 रुपीज। हाँ जी, द नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड दिस एक्सप्रेशन इज गिवन। तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए सेम बेसिस। अब देखो यहाँ पर सेम बेसिस तो हमें नहीं दिख रही, तो अब क्या करें, इसके लिए अब हम ये जो नंबर्स हैं इनको एक्सप्रेस करेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी, 12 को लिखा 2⁻² into 3, राइट। अब 12 की पावर है 4, तो यहाँ पे आएगी 4 इंटू, अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3⁻², और इसकी पावर कितनी है, 3 इंटू 4 को कैसे लिखा, 2⁻²। अब 6 को कैसे लिखेंगे, 2 into 3, और इसकी पावर कितनी है, 3 इंटू 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3, और इसकी पावर है 2 इंटू 27 को कैसे लिखा, 3⁻3। तो अब ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो पावर है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये इसकी पावर भी है और इसकी भी है, तो 2⁻² और इसकी पावर है 4 इंटू 3⁻4 इंटू, अब यहाँ ब्रैकेट है तो ये पावर्स होंगी मल्टीप्लाई,
तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 6 इंटू 2 रेज टू पावर 2 अपॉन, अब ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 3 की पावर भी 3, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर, ब्रैकेट है पावर होंगी मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 4 8, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 8। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 2, दिस इज आर सेम, नंबर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो इनकी पावर्स क्या होंगी ऐड, तो यहाँ पे क्या है 2 रेज टू पावर 8 प्लस 2 दैट इज 10 इंटू बेस 3, दिस इज आर सेम, नंबर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो ये पावर्स होंगी ऐड, तो 3 की पावर कितनी आई 4 प्लस 6 दैट इज 10 अपॉन, अब देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, बेसेस आर सेम, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड, तो 2 की पावर कितनी होगी 3 प्लस 6 दैट इज 9 इंटू, अब यहाँ भी बेसेस सेम, नंबर्स मल्टीप्लाई तो पावर्स होंगी ऐड, तो 3 की पावर कितनी होगी 3 प्लस 3 दैट इज 6। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखो यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, बेसेस सेम, नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आया 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9 एंड दैट इज 1 इंटू, अब सिमिलरली यहाँ पे बेसेस सेम है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर भी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 3 की पावर कितनी आएगी 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो अब 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 कितना होगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया वी गेट 81, so their product is 162, this is the answer। हाँ जी, now the next question is, each symbol given below represents an algebraic expression. Now, triangle is equal to this expression, circle represents this expression, rectangle represents this expression. Find the expression which is represented by triangle plus circle minus rectangle. तो अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, अब ये कैसे पता चलेगा, देखो हर एक सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम इस रिलेशन में इन सिंबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं। हाँ जी, वैल्यू किसकी चाहिए ट्राइंगल प्लस सर्कल माइनस रेक्टेंगल की। अब ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है ये, दैट इज 2x² प्लस 3y, प्लस सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये एक्सप्रेशन, दैट इज 5x² प्लस 3x माइनस, अब माइनस साइन आ गया तो जो क्वांटिटी इसके बाद है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब रेक्टेंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये एक्सप्रेशन, दैट इज 8y² माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 3y। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब देखो ये दोनों तो लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी, 2x² प्लस 5x² इट इज 7x²। अब और कोई राइट टर्म इनमें नहीं है तो इनको लिखा एज इट इज 3y प्लस 3x। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो अब यहाँ पे है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 8y² माइनस माइनस प्लस 3x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3y। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, हाँ जी, दिस इज द टर्म कंटेनिंग x², दिस इज द टर्म कंटेनिंग x², लाइक टर्म्स में ऐड हो जाएंगी, 7 प्लस 3 10, तो यहाँ पे आया 10x²। अब y² वाली और कोई टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लिया। अब देखो यहाँ पे है 3y और इसके आगे है प्लस साइन, और यहाँ पे है 3y इसके आगे है माइनस साइन, सेम क्वांटिटीज है विद ऑपोजिट साइन तो कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद ये बचा 3x माइनस 2x दैट इज 1x। अब साइन कौन सा आएगा ग्रेटर वन का, और इसके आगे है पॉजिटिव साइन, तो प्लस x एंड दिस इज द आंसर। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल 3,625 rupees amount to 4,495 rupees in 2 years। तो अब हमें रेट परसेंट फाइंड करना, तो देखते हैं गिवन क्या है। वी हैव गिवन दैट 3,625 rupees amount to
4,495 रुपीज। इस सम से अमाउंट बन रहा है ये, इट मीन ये सम क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज 3,625 और अमाउंट कितना हुआ, दैट इज 4,495 इन 2 years, टाइम पीरियड इज गिवन और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। अब देखो प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका रिलेशन हमें किसके साथ पता है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। अब वो कैसे मिलेगा, हमें अमाउंट गिवन है। अब ये अमाउंट बनता कैसे है, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अमाउंट कितना है 4,495, प्रिंसिपल कितना है 3,625 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, ये क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो रही है, इधर आएगी तो सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 870 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज 870 रुपीज, प्रिंसिपल इज 3,625, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम पीरियड इज 2 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज construct an isosceles triangle in which the length of each of equal sides is 6.5 centimeter and the angle included between them is 110 degree। तो अब हमें ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इसका एक रफ स्केच बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है मीन इस ट्राइंगल की कोई दो साइड की लेंथ जो है वो क्या है इक्वल, और क्या गिवन है, इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। अब जो इक्वल साइड है उस हर एक साइड की लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम इज 110 डिग्री, और उन दोनों इक्वल साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है उसका मेजर हमें दिया हुआ। अब ये एंगल है 110, इट मीन्स डेफिनेटली ट्राइंगल कैसी होगी, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। तो रफली एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC। नाउ लेट these two sides are equal in length। अब गिवन कंडीशन क्या है कि इन इक्वल साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, मींस ये जो एंगल है इसका मेजर हमें दिया हुआ दैट इज 110 डिग्री, और ये जो इक्वल साइड है इस हर एक साइड की लेंथ भी दी हुई है, कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। मींस अगर ये है 6.5 तो ये भी कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने इस ट्राइंगल का एक रफ स्केच बनाया। अब इसको फॉलो करते हुए हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर इन दो साइड की लेंथ हमें पता है, कोई भी साइड पहले ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं ये साइड BC पहले ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसकी लेंथ है 6.5, तो यूजिंग रूलर आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ हो 6.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, सपोज इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। So this vertex is B and this one is C। तो अब वर्टेक्स B पे एंगल चाहिए 110 डिग्री का, और ये एंगल हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसे रखेंगे वर्टेक्स B पे। अब ये जो लाइन 0 डिग्री पे जा रही है इसको कंसाइड करवाएंगे इस लाइन सेगमेंट के साथ। अब देखो जो 0 डिग्री है वो है इनर स्केल पे, तो इनर स्केल हमें रीड करना है।
अब एंगल चाहिए 110 डिग्री का, तो इनर स्केल को फॉलो करते हुए देखो यहाँ पे है 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 110, तो इसको मार्क किया। नाउ यूजिंग रूलर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे बाय लाइन सेगमेंट। नाउ दिस एंगल मेजर्स 110 डिग्री। अब देखो, अब हमें फिक्स करना है वर्टेक्स ए, और ए से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए का जो डिस्टेंस है बी से वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर। सो नाउ यूजिंग कंपास, अब टिप ऑफ द कंपास रखनी है वर्टेक्स बी पे। अब रेडियस कितना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर, और एक आर्क लगाएंगे जो इसको कट करे। अब जिस पॉइंट पे इस आर्क ने कट किया है इसको, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन कर देंगे विद वर्टेक्स सी। नाउ दिस पॉइंट इज ए। अब इस साइड की लेंथ पे कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट -10/3 ऑन नंबर लाइन। तो अब हमें इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी, द गिवन रैशनल नंबर इज -10/3। अब देखो, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली ये नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा, टू द लेफ्ट ऑफ 0। अब देखो, इसकी जगह पर अगर यहाँ पे होता 10/3, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते? भाई इसको हम सबसे पहले एक मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते, दैट इज 3 and 1/3। अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं 3 + 1/3। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये 3 से थोड़ा आगे है, मीन्स ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नंबर लाइन पर ये नंबर कहाँ पे लाई करता है। हाँ जी, तो नंबर लाइन बनाते हैं। हियर इज 0 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 and -4। अब ये नंबर कहाँ पे होगा, इसको लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये नंबर लाई करते हैं 3 और 4 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं। लेकिन कहाँ पे, देखो 3 प्लस कितना है 1/3, डिनोमिनेटर है 3, तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे। तो ये इसके 3 इक्वल पार्ट हो गए। अब न्यूमिनेटर है 1, तो इनमें से हमें फर्स्ट पार्ट चाहिए, मतलब ये। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 10/3। अब हमारा टारगेट क्या था, हमें तो रिप्रेजेंट करना है -10/3। अब देखो नंबर लाइन पर 0 के राइट में जितने डिस्टेंस पे 10/3, 0 के लेफ्ट में उतने ही डिस्टेंस पे -10/3 होगा। अभी अभी ऑब्जर्व किया कि ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में है, तो डेफिनेटली -10/3 जो है ये -4 और -3 के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने 3 इक्वल पार्ट किए थे, तो यहाँ भी 3 इक्वल पार्ट करेंगे। अब 0 की तरफ से गया, इधर से लिया फर्स्ट पार्ट, तो 0 की तरफ से जाएंगे, इधर से लेंगे फर्स्ट पार्ट, तो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा -10/3। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
two equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice the third side. If the perimeter of the triangle is 55 meter, find the length of its side. तो अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें? इसके लिए गिवन देखते हैं क्या है। Two equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice the third side. देखो यहाँ पे बात हुई है टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की, मीन्स ट्राइंगल की टू साइड्स की लेंथ इक्वल। तो ट्राइंगल कैसी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ऐसा करते हैं, रफली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। फिर दिस इज ट्राइंगल एबीसी। इसमें सपोज इन दो साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या कहा? टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, इनकी लेंथ कितनी है? ईच 5 मीटर लेस। 5 मीटर लेस है किससे? देन ट्वाइस द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड भी हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द थर्ड साइड भी एक्स। तो ये कितनी होगी? ये 5 मीटर लेस है इसके ट्वाइस से, मीन्स 2x माइनस 5। अब ये दोनों तो इक्वल है, इट मीन्स ये भी कितनी है? 2x माइनस 5। तो अब अगर किसी तरह से x की वैल्यू मिल जाए तो तीनों साइड की लेंथ पता चल जाएगी। अब x फाइंड कैसे करें? क्वेश्चन में और क्या गिवन है? इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 55 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है, दैट इज 55 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? भाई पेरीमीटर क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री, मीन्स ये डिस्टेंस दैट इज x प्लस ये डिस्टेंस दैट इज 2x माइनस 5 प्लस ये डिस्टेंस दैट इज 2x माइनस 5। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 55। तो अब इसको सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। हाँ जी, अब देखो दीज आर द टर्म्स कंटेनिंग x, इनको ऐड किया वी गेट 5x माइनस 5 कितना हुआ? -10। दिस इज इक्वल टू 55। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी 5x। अब सबसे पहले इसको शिफ्ट करेंगे इधर, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाएगा तो ऐड। तो 55 प्लस 10 कितना हो गया? 65। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इस 5 को भी रिमूव करना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड, एंड ऑन सॉल्विंग वी विल गेट x इज इक्वल टू 13। मीन्स इस साइड की लेंथ हमें मिल गई, दैट इज 13 मीटर। अब देखना है बाकी दो साइड कितनी कितनी है। हाँ जी, अब दूसरी साइड कितनी है? 2x माइनस 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू 13 माइनस 5 एंड दैट इज 21। अभी ये 21 है तो ये भी 21 होगी। तो इट मीन्स साइड्स ऑफ दी ट्राइंगल कितनी कितनी हो गई? 13 मीटर, 21 मीटर एंड 21 मीटर। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure AB is parallel to QR, angle QPR is 70 degree and angle PRS is 120 degree. Find the values of x and y. तो अब ये फिगर हमें गिवन है और हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो x और y है क्या? मीन x है ये एंगल और y है ये एंगल। तो अब हमें इन दो एंगल्स का मेजर पता करना है और ये हमें फाइंड करना है यूजिंग द गिवन। अब देखो ये दोनों एंगल्स किस फिगर का पार्ट है? ये दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल PAB का पार्ट है, राइट? और इस ट्राइंगल में हमें सिर्फ इस एंगल का मेजर पता है। तो सिर्फ इस एंगल का पता होने से तो हम इन दोनों का मेजर पता नहीं कर सकते। तो अब और कैसे फाइंड करें? देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट AB इज पैरेलल टू QR। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या होगी? एक ट्रांसवर्सल। अब देखो इस ट्रांसवर्सल के अलोंग एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंस लाइंस आर पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है।
अब देखो ये एंगल तो हमें सीधा ही दिख रहा है, भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये फॉर्म कर रहे हैं एक लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री है, उसमें से ये 120 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। अब ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, तो y की वैल्यू तो मिल गई 60 डिग्री। तो अब रह गया x। अब देखो अब इस ट्राइंगल में हमें इन दोनों एंगल्स का मेजर पता है, तो अब हम यूज कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो प्लस 60 प्लस x, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 50 डिग्री। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो अब हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। इसको कैसे फाइंड करें, इसके लिए गिवन कंडीशन को ध्यान से समझते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, a tree is broken at a height of 5 meters from the ground. Suppose this is the ground level. अब इस पर यहाँ पर एक ट्री ऐसे खड़ा था। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से 5 मीटर के डिस्टेंस से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर, दिस डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से ये ट्री टूट गया। जब इस पॉइंट से ट्री का ये पोर्शन टूट गया तो ये ग्राउंड पे टच होगा। ग्राउंड पे कैसे टच होगा, भाई इस पॉइंट से इस तरह से गिरेगा और ग्राउंड पे टच होगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये जो पोर्शन टूट के गिरा, अब ट्री की टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये जो टॉप है जब ऐसे गिरेगा तो ग्राउंड पे टच होगी। अब टच कहाँ पे हो रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। इस पॉइंट से टूटा था, सपोज यहाँ पे टच, राइट। अब ये पोर्शन तो टूट गया, तो ये पोर्शन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब ये जो टॉप है ये कहाँ पे टच कर रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री। बेस कहाँ पे है, यहाँ पे, इससे 12 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है दैट इज 12 मीटर। और हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट है कितनी, देखो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यही है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब ये पोर्शन तो टूट के यहाँ पे टच हो रहा है, तो मीन अगर मैं किसी तरह से ये फाइंड कर लूं कि ये डिस्टेंस कितना है, then I can write original height of this tree. तो अब सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। Say this point is A, this is B, this is C. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये कैसी फिगर बन गई। देखो यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अब इसमें हमें इन दो साइड की लेंथ पता है और तीसरी की हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन लेग्स। अब हाइपोटेन्यूज है ये साइड, मींस AB स्क्वायर, इसके इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन लेग्स। तो ये दो साइड क्या है, लेग्स। तो दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EB। जो वैल्यूज पता है वो पुट कर देते हैं। तो AB स्क्वायर किसके इक्वल आया, AC की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आया 5 स्क्वायर, प्लस CB की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे आया 12 स्क्वायर। हाँ जी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया वी गेट 25, प्लस 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया वी गेट 144। तो यहाँ से AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 169 के। अब हमें तो AB की लेंथ चाहिए, तो इसके लिए हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या हो 169। और ऐसा कौन सा नंबर है,
दैट इज 13. इट मीन्स ये डिस्टेंस कितना है 13 मीटर. अब हमें तो ट्री की ओरिजिनल हाइट लिखनी थी, तो ट्री की ओरिजिनल हाइट है कितनी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस. अब ए बी है 13 मीटर और ए सी है 5, तो 13 मीटर प्लस 5 मीटर दैट इज इक्वल टू 18 मीटर. दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री. हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nursery school playground is 160 meter long and 80 meter wide. In it, 80 meter by 80 meter is kept for swings, and in the remaining portion, there is 1.5 meter wide path parallel to its width and parallel to its remaining length as shown in figure. The remaining area is covered by grass. Now the question is, find the area kept for swings. अब देखो, ये डायग्राम हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है एरिया केप्ट फॉर स्विंग्स. अब देखो, इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि स्विंग्स जो है वो किस रीजन में है, इस रीजन में है, और ये रीजन किस शेप में है. देखो, इसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर और इसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर. तो ये किस शेप में है, एक स्क्वायर शेप में है. अब हमें फाइंड करना है इस रीजन का एरिया. And we know how to find area of a square, that is side into side, और स्क्वायर की साइड कितनी है 80 मीटर. तो एरिया केप्ट फॉर स्विंग किसके इक्वल होगा, साइड इंटू साइड दैट इज 80 मीटर इंटू 80 मीटर दैट इज 6400 स्क्वायर मीटर. हाँ जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. अब हमें पाथ का एरिया फाइंड करना है. अब पाथ कहाँ पे है, ये रीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ को. अब देखो, इसकी विड्थ हमें गिवन है दैट इज 1.5 मीटर. अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया. तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करें, ऐसी किसी शेप का एरिया हमें डायरेक्टली फाइंड करना तो नहीं आता, बट वी नो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर. अब गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो. अगर हम इस रीजन को ऑब्जर्व करें, ये किस शेप में है, एक रेक्टेंगल की शेप में. से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. अब रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड करना आता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो अब अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाए तो इसका एरिया मिल जाएगा. अब देखो, इसकी विड्थ तो हमें गिवन है दैट इज 1.5 मीटर. अब इसकी लेंथ कितनी हुई, लेंथ क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर. तो इसकी लेंथ है 80 मीटर और विड्थ भी हमें पता चल गई. तो इसका एरिया फाइंड कर लिया. अब हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब लेंथ है 80 मीटर इंटू ब्रेड्थ दैट इज 1.5 मीटर और इनका प्रोडक्ट होगा 120 स्क्वायर मीटर. अब इस रेक्टेंगल का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया. अब देखते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया. अब देखो, उसके लिए हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ चाहिए. अब फिगर में क्लियरली मेंशन है कि इसकी विड्थ कितनी है 1.5 मीटर. अब हमें देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है. अब देखो, यहाँ पे मेंशन है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर. अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, जितना ये डिस्टेंस है. सो इट्स लेंथ इज 80 मीटर. तो अब इसकी लेंथ भी पता है और विड्थ भी पता है. हाँ जी, so this is P, this point is Q, this one is R and this is S. तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल P Q R S क्या होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 80 मीटर इंटू 1.5 मीटर. इनका प्रोडक्ट आएगा 120 स्क्वायर मीटर. तो अब देखो, अब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया और इसका एरिया भी फाइंड कर लिया.
हमारा टारगेट क्या था, हमें चाहिए एरिया ऑफ पाथ। अब एक चीज का ध्यान दो, जब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया तो हमने ये सारा एरिया फाइंड कर लिया, और जब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो हमने ये सारा एरिया फाइंड कर लिया। अब एक चीज का ध्यान ये देना है कि जब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया तो इस बार हमने ये जो एरिया है, ये एरिया हमने दोबारा फाइंड कर लिया। अब ये एरिया तो हमें एक बार ही चाहिए था, मीन्स हमने इसको एक बार ही ज्यादा कैलकुलेट कर लिया, तो जो मोर है उसको क्या करें, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो, इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया में से अगर हम इस स्फीयर का एरिया माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। से दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज यू। तो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस स्क्वायर टी आर एस यू का एरिया है कितना। हाँ जी, एरिया ऑफ स्क्वायर टी आर एस यू। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, साइड इनटू साइड। अब इसकी साइड कितनी है, देखो ये इसकी साइड है और ये डिस्टेंस है कितना, जितना ये डिस्टेंस है, दैट इज 1.5। अब ये इसकी साइड है, अब ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये डिस्टेंस है, दैट इज 1.5। तो इस स्क्वायर की हर एक साइड कितनी है, 1.5 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया, 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब इनका प्रोडक्ट आएगा 2.25 स्क्वायर मीटर। तो अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कितना हुआ, इस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 120 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज अगेन 120 माइनस जो हमने एक्स्ट्रा काउंट किया दैट इज एरिया ऑफ दिस स्क्वायर 2.25। इसको आप कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट 237.75 स्क्वायर मीटर। सो दिस इज एरिया ऑफ द पाथ। हाँ जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास। तो अब हमें एरिया कवर्ड बाय ग्रास फाइंड करना है। अब गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एरिया कवर्ड बाय ग्रास कौन सा है, इस रीजन में ग्रास है और इस रीजन में ग्रास है, राइट। तो अब हमें देखना है कि ये एरिया हम कैसे फाइंड करें। अब गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये जो रीजन है जिसमें ग्रास लगी हुई है, क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। सिमिलरली ये जो रीजन है जिसमें ग्रास लगी है, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल। बट इन रेक्टेंगल्स की जो डायमेंशंस हैं वो हमें गिवन नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई और वे भी है जिससे हम इसका एरिया फाइंड कर सके। अब गिवन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ये जो रीजन है ये है स्विंग्स के लिए। अगर हम इस रीजन को छोड़ दें तो ये जो बाकी का रीजन बचा ये किस शेप में है, देखो इस रीजन की लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है, 80 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है, मीन्स ये डिस्टेंस कितना है। अभी भी डिस्कस किया था कि ये डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। हाँ जी, जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ है। मीन्स बेसिकली ये किस शेप में है, ये एक स्क्वायर की शेप में है। अब देखो, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लूं तो मैंने ये सारा एरिया फाइंड कर लिया, मीन्स ये पाथ थी और ये एरिया कवर्ड बाय ग्रास। बट मुझे ये सारा एरिया तो नहीं चाहिए। इस एरिया में से मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे इस पाथ का एरिया नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको इस पूरे एरिया में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो क्या बचेगा, एरिया कवर्ड बाय ग्रास। तो अब सबसे पहले हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं। से दिस पॉइंट इज J एंड दिस पॉइंट इज K। तो अब हम इस स्क्वायर JBCK इसका एरिया फाइंड करेंगे। हाँ जी, एरिया ऑफ स्क्वायर JBCK। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, साइड इनटू साइड, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 80 मीटर।
So it is 80 meter into 80 meter, that is 6400 square meter. तो ये पूरा एरिया हमने फाइंड कर लिया. अब हमें इसमें से पाथ का एरिया नहीं चाहिए तो उसको माइनस कर देते हैं. तो एरिया कवर्ड बाय ग्रास कितना हुआ? एरिया कवर्ड बाय ग्रास इज, देखो ये पूरा एरिया कितना है 6400 स्क्वायर मीटर. अब इसमें से पाथ का एरिया नहीं चाहिए तो उसको माइनस करना है. और अभी हमने फाइंड किया था कि पाथ का एरिया कितना है 237.75 स्क्वायर मीटर. तो इसमें से माइनस किया 237.75 स्क्वायर मीटर. इनका डिफरेंस दैट इज 6162.25 square meter. This is the area covered by grass. So this was the discussion of the test. I hope you enjoyed the discussion. If you like the video, please share it with your family and friends and give us your feedback in the comment section. Thank you.